कि हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स की इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अर्थात संयोजकता बंध सिद्धांत को हम लोग पढ़ रहे थे। कल की क्लास में आपने संयोजकता बंध सिद्धांत को पढ़ा था एज अ कंसेप्चुअली पार्ट, एज अ इलिस्ट्रेशन। आज आप उसको विथ थ्योरी पढ़ेंगे और उसके कुछ ऐसे कंसेप्ट को साथ में मास्टर करेंगे जिसके बाद ये टॉपिक हमेशा के लिए आपके लिए मक्खन हो जाएगा। देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आज की क्लास में हम लोग थोड़ा सा इसको विथ थ्योरी पढ़ेंगे और जो भी कल आपने सीखा है उसको लैंग्वेज में कैसे लिखा जाए वो मैं आपको आज की क्लास में सिखाऊंगा। तो हाजिर है, हेडिंग है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सिग्मा और पाई आबंध। इसके बारे में बात हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर ली थी। आज इसी को हमें और डिटेल में पढ़ना है और विथ रियल एग्जांपल्स हम लोग आज इसको कवर करने वाले हैं। तो सब लोग जुड़ जाइए फटाफट सो दैट वी कैन स्टार्ट द क्लास। एक एक करके पॉइंट पढ़ेंगे। सबसे पहले बात, संयोजकता आबंध सिद्धांत क्या कहता है, वहीं से हम आज की कहानी को स्टार्ट करते हैं। संयोजकता आबंध सिद्धांत को सर्वप्रथम हाइटलर और लंदन ने 1927 में प्रस्तुत किया था, जिसका विकास पॉलिंग तथा अन्य वैज्ञानिकों ने बाद में किया था। तो यहां से एक बात समझ में आती है कि यह सिद्धांत जिसको हम बोलते हैं वीबीटी, इसमें मॉडिफिकेशंस किए गए थे। एक बार में परफेक्ट नहीं बना था, ये धीरे 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 इसको मॉडिफाई किया गया था। बट हाँ, ये बहुत ज्यादा पुराना भी नहीं है। 1927 में सिद्धांत को लेकर के मार्केट में दो लोग आ गए थे, जिसको बाद वाले लोगों ने मॉडिफाई किया। ठीक बात है, आगे देखिए। संयोजकता कोश सिद्धांत के सबसे मुख्य बिंदु, देखिए जिसने कल की क्लास नहीं देखी थी उसको आज कम समझ में आएगा, बट जिसने कल की क्लास देख रखी थी उसको ये पूरी तरह से क्लियर होके विथ थ्योरी समझ में आ जाएगा। कल आपने पढ़ा था ना कि जब दो परमाणु एक दूसरे के निकट आते हैं तो उनके कक्षक एक दूसरे पर अतिव्यापित होते हैं। किसका अतिव्यापन होता है? कक्षकों का अतिव्यापन होता है। कहने का मतलब यह है कि जैसे एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के समीप आकर के इस प्रकार से सहसंयोजी बंध बनाएगा, तो एक्चुअल में जब ये दोनों एक दूसरे में मिक्स हो रहे होंगे तो इनके S उपकोष के कक्षक, इनके P उपकोष के कक्षक, इनके D उपकोष के कक्षक, इनके F उपकोष के कक्षक आपस में मिल रहे होंगे और उसी से बंध का निर्माण हो रहा होगा। यही बात बोलता है आपका संयोजकता बंध सिद्धांत। नेक्स्ट पॉइंट, अतिव्यापन से तंत्र की ऊर्जा में कमी आती है। ये बात आज पढ़ने वाली नहीं है, ये पहली लेक्चर में आपको पता है। उस ग्राफ को याद कीजिए जिस ग्राफ का डिस्कशन किया गया था। उस ग्राफ में ये बताया गया था कि जब दोनों बहुत दूर दूर हैं तो ऊर्जा लगभग जीरो है। जैसे जैसे दोनों एक दूसरे के पास आते जाएंगे वैसे वैसे ऊर्जा कम हो जाएगी। जब ये एक दूसरे के साथ में अति व्यापन कर लेंगे, मिक्स हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, ऊर्जा मिनिमम होगी। हालांकि इससे ज्यादा मिक्स उनको नहीं होना चाहिए। इस समय वो जितना भी मिक्स हो चुके हैं वही सबसे बेस्ट है, और इस समय जितना भी वो मिक्स हुए हैं वो उनकी बंध लंबाई है, उस समय उनकी ऊर्जा जो है वो न्यूनतम है। मोटी मोटी बात क्या है, जब दोनों आपस में मिक्स हो रहे हैं, दोनों आपस में एक दूसरे के प्रति आकर्षण कर रहे हैं, तो ऊर्जा निकाय की क्या हो रही है? कम हो रही है। ये सबसे मोटी बात है। एक और बात कहना चाहूंगा मैं आपको यहां पर, वो ये है, याद रखिएगा, भूलने का नहीं, कि 50% से ज्यादा अतिव्यापन नहीं होता है। ये मैंने कल की क्लास में बताया था कि अतिव्यापन मैक्सिमम कितना हो सकता है? 50%। अगर 50% से ज्यादा अतिव्यापन देखने को मिला तो 50% से ज्यादा अतिव्यापन होते ही ऊर्जा बढ़ना शुरू हो जाएगी, और कोई भी नहीं चाहता कि उसकी ऊर्जा बढ़े। बताएं गुरु, यहां तक समझ में आया? यहां तक मक्खन है एकदम सही ना? बिना ओवरलैपिंग की बात नहीं बन सकती। हाँ, तो विलगित परमाणु, विलगित परमाणु का मतलब होता है जब दोनों परमाणु एक दूसरे से अलग अलग पड़े हुए, इनको बोलते हैं विलगित परमाणु। तो विलगित परमाणुओं की तुलना में अब ये जब आपस में ऐसे मिक्स हो जाते हैं ना, तो इनको कहते हैं अणु। और जब ये दोनों अलग अलग पड़े होते हैं तो इनको बोलते हैं विलगित परमाणु। तो आपका थ्योरी यही कह रही है कि विलगित परमाणुओं की तुलना में अणु ज्यादा स्थायी होता है। विलगित परमाणुओं की तुलना में अणु ज्यादा स्थायी होता है। संयोग करने वाले कक्षक अर्धभरित होते हैं एवं उनके इलेक्ट्रॉनों के चक्रण विपरीत दिशा में होते हैं। कल ये बात बताई थी मैंने आपको। मान लो एक एस ऐसे आ रहा है तो दूसरा एस इस प्रकार आएगा, दोनों के चक्रण विपरीत होंगे। अगर ये प्लस हाफ चक्रण वाला है तो ये माइनस हाफ चक्रण वाला होगा। जो बच्चे कल की क्लास में थे उनको आज थ्योरी मिल रही होगी। एवं उनके इलेक्ट्रॉनों के चक्रण विपरीत होते हैं और ये आधे भरे हुए होते हैं। ये बताया था मैंने आपको कि एक कक्षक जब तक आधा भरा हुआ नहीं है, अगर इस प्रकार का है, तो इससे आप बंध नहीं बना सकते।
अतिव्यापित होने वाले, आपस में मिक्स होने वाले दोनों कक्षक आधे आधे भरे हुए होने चाहिए। और उसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों कक्षकों में जो चक्रण है इलेक्ट्रॉन का वो विपरीत होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अतिव्यापन का परिमाण अतिव्यापन में भाग लेने वाले कक्षक व अतिव्यापन की प्रकृति पर निर्भर करता है। संकरित कक्षकों का अतिव्यापन अधिक होता है और बंध मजबूत बनते हैं। ये पॉइंट समझने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये नेक्स्ट एपिसोड्स तक आपको समझ में आएगा। बट हाँ, ये बात इतनी समझ में आ सकती है कि अतिव्यापन के आधार पर यह तय होगा, या अतिव्यापन अतिव्यापन इस आधार पर तय होगा कि कक्षक कैसे है। आने वाले समय में आप समझ जाओगे। नेक्स्ट पॉइंट, निम्न अवस्था में किसी परमाणु के पास यदि उपयुक्त संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों को उत्तेजित करके सहसंयोजी बंध बना सकता है। कहने का मतलब यह है कि मान लो ऐसी कोई स्थिति आ गई कि आपका परमाणु के पास जो कक्षक है वो ऐसे पूरी तरह से भरे हुए हैं, परंतु उसको बंध बनाना है। और बंध बनाने की कंडीशन क्या है कि कक्षक आधा खाली होना चाहिए। तो वो क्या कर सकता है, वो चाहे तो अपने इस इलेक्ट्रॉन को जंप करा के आगे भेज सकता है, वो चाहे तो अपने इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित कर सकता है और उत्तेजित अवस्था में बंध बना सकता है। ये बात अभी समझना मुश्किल है, ये भी जब एग्जाम्पल्स आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगी, आज के आज ही। बट याद रखें कि अगर डबल है, अगर अयुग्मित नहीं है, अयुग्मित का मतलब पता है आपको, जैसे एक ही डब्बे में दो इलेक्ट्रॉन, एक ऐसे, इनका जोड़ा है, इसको कहते हैं बेटा युग्मित, इसको कहते हैं पेयर्ड। जितनी जल्दी आप इन टर्म्स के साथ में फैमिलियर हो जाओगे उतना बढ़िया रहेगा। इसको बोलते हैं पेयर। और अगर ये मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन, इनमें से एक ही इलेक्ट्रॉन है डब्बे के अंदर, उसका जोड़ीदार उसके साथ नहीं है, जैसे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे, तो उसको कहा जाता है अयुग्मित, उसको कहते हैं अनपेयर्ड, उसको अनपेयर्ड के नाम से जाना जाता है। यदि किसी परमाणु कक्षक में इलेक्ट्रॉन भिन्न भिन्न कक्षकों में उपलब्ध हो तो समरूप एवं सम ऊर्जा के संकरित कक्षों का निर्माण होता है। ये पॉइंट भी आने वाले समय में समझ में आएगा। दो उपकोषों के समान ऊर्जा स्तर के मध्य यदि उपकोष अधिक दिशात्मक है तो उनके मध्य अतिव्यापन ज्यादा होता है। कहने का मतलब ये है कि देखिए 2s और 2s के बीच में अतिव्यापन ज्यादा होगा, ये ज्यादा मिक्स हो पाएंगे आपस में क्योंकि आसपास है। 2s और 2p दूर दूर है, 2s का ऊर्जा स्तर अलग है, 2p का ऊर्जा स्तर अलग है, तो उनमें अतिव्यापन उतना अच्छा नहीं होगा। और 2p के बीच में अतिव्यापन सबसे कमजोर होगा क्योंकि वो बहुत दूर दूर भी हैं। और दूसरा, उनके आकार को भी समझना पड़ेगा क्योंकि देखिए p की दिशा इस प्रकार की है, दूसरे p की दिशा इस प्रकार की है, तो ये एक दिशा के अंदर ही अतिव्यापन कर सकते हैं, तो इनका अतिव्यापन सबसे कमजोर होगा। s का और एक p का अतिव्यापन इससे बेहतर ये है क्योंकि s तो कम से कम दिशा का ध्यान नहीं रखता, s तो किसी भी दिशा से मिल सकता है, और एक s का दूसरे s के साथ सबसे बेस्ट है क्योंकि दोनों को ही दिशा से कोई मतलब नहीं है। दिशात्मक होने पर एक समस्या हो जाती है, दिशात्मक होने पर एक पर्टिकुलर दिशा से ये भाई साहब आएंगे, दूसरी दिशा से ये भाई साहब आएंगे, तभी इनके बीच में अतिव्यापन होगा, है ना। परंतु अगर दिशा ही नहीं हो, जैसे एस और एस में कोई दिशा नहीं होती, तो बढ़िया से हर दिशा में अतिव्यापन होगा। एस और पी में एक बिना दिशा का है, एक दिशा का है, तो अतिव्यापन उसकी तुलना में कम होगा। परंतु यहाँ दोनों ही दिशा में है तो यहाँ पे दिशा होने के कारण दोनों में ही अतिव्यापन में नाटक होंगे, इसलिए 2p का अतिव्यापन सबसे कम, उससे ज्यादा 2s 2p का, और सबसे ज्यादा 2s 2s का। लैंग्वेज पढ़ो, थोड़ा समझ में आएगा कि यदि अधिक दिशात्मक है तो उसके हिसाब से देखना पड़ता है कि किस प्रकार का अतिव्यापन आपको समझना पड़ेगा। अतिव्यापन दिशा के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है और उसी के हिसाब से कंसेप्ट चलता है। क्लियर है? चलो, और ये है बंद ऊर्जा। बंद ऊर्जा का मतलब ये होता है कि भाई जितना ज्यादा मजबूत बंद होगा उसको तोड़ना उतना ही मुश्किल है। तो एस और एस के बीच में अतिव्यापन बहुत ज्यादा है तो इनका बंद तोड़ना मुश्किल है, उससे कमजोर ये सबसे कमजोर 2p 2p। नेक्स्ट पॉइंट, अतिव्यापन के प्रकार तथा सहसंयोजी आबंध की प्रकृति पर कक्षकों के अतिव्यापन को हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। कल की क्लास में आपने पढ़ा था, पहला हो सकता है आपका सिग्मा और दूसरा हो सकता है आपका पाई। दोनों की लैंग्वेज फटाफट पढ़ते हैं। सिग्मा आबंध, इस प्रकार का सहसंयोजी आबंध आबंधी कक्षकों के अंतरानाभिकीय अक्ष पर सिरेवार अतिव्यापन से या अक्षीय अतिव्यापन से बनता है। मतलब एक आ रहा है तो दूसरा भी सीधा उसके सर के सामने आ रहा है,
इसको बोलते हैं सिरेवार, इसको बोलते हैं हेड ऑन। ये देखो, तो ये किस प्रकार के अतिव्यापन से बनता है, ये हेड ऑन अतिव्यापन से बनता है। एक एक चीज समझ में आ जाएगी आपको, कल की क्लास देख रखी है तो। इस प्रकार के आबंध परमाणु कक्षकों के निम्नलिखित में से किसी एक संयोजन द्वारा प्राप्त किया जा सकते हैं। याद करो, एस और एस का अतिव्यापन हेड ऑन होता है, और ये किस प्रकार का अतिव्यापन है, ये सिग्मा बंध बन रहा है, ये सिग्मा प्रकार का अतिव्यापन है। दूसरा, एस और पी, देखो इधर से एस आ जाए और इधर से पी आ जाए ऐसे, हालांकि इसको ऐसे नहीं दिखाना चाहिए, पहले ऐसे दिखाना चाहिए कि इधर से ये एस आ रहा है, ये पी है, और ये दोनों इस प्रकार से मिलकर के अतिव्यापन कर रहे हैं, राइट। तो ये भी आपका जो है किसको दिखाता है, सिग्मा बंध को दिखाता है, इसको दिखाता है ये सिग्मा बंध को। तो इस प्रकार का अतिव्यापन एक परमाणु की एस कक्षक तथा दूसरे परमाणु के अर्धपूर्ण पी कक्षक के बीच में होता है। मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, दोनों विपरीत होने चाहिए, इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा, अतिव्यापन। आराम समझो, कोई जल्दी नहीं। दूसरा प्रकार ये हो गया, हेड ऑन हो रहा है ना, यहाँ पे भी एक के सर पे दूसरा यूं टकरा रहा है, तो ये भी कौन सा बंध बनेगा, सिग्मा बनेगा। कल आपने पढ़ा था। पी और पी का बहुत सिंपल है, ये पी है, दूसरा पी भी इस प्रकार सामने से आ जाए, ये एक लिया, ये दूसरा लिया है, इन दोनों के मिलने से ये जो बनेगा, ये बॉन्ड भी कौन सा बनेगा, सिग्मा बनेगा। तो एक पी और दूसरे पी के बीच में भी सिग्मा बन सकता है। अभी मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल देके समझाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है, फिलहाल आप लॉजिक को समझते जाइए। पाई कैसे बनता है, पाई आबंध के बनने के आणविक लक्षण इस प्रकार अतिव्यापन करते हैं कि उनके अक्ष एक दूसरे के समांतर और अंतरानाभिकीय अक्ष के लंबवत होते हैं। इस प्रकार पार्श्व अतिव्यापन के फलस्वरूप, कौन सा अतिव्यापन होता है, पार्श्व अतिव्यापन के फलस्वरूप परमाणुओं के तल के ऊपर और नीचे दो प्लेटिनुमा आवेशित अभ्र होते हैं। अब इस बात को समझना बहुत आसान है, अब मैं आपको बताता हूं कैसे। देखो समझो, एक ऐसे आ रहा है, दोनों इस प्रकार से आ रहे हैं, आराम समझिएगा। एक अक्ष ये वाला है, ये इनके अक्ष हैं, ये इसका अक्ष है, ये इसका अक्ष है, दोनों का अक्ष एक दूसरे के क्या है, समांतर है। आराम से देखो, अक्ष एक दूसरे के समांतर है, दोनों अक्ष एक दूसरे के क्या है, समांतर, तथा अंतरानाभिकीय अक्ष से लंबवत है। अंतरानाभिकीय अक्ष पता है कौन सा है, अंतरानाभिकीय अक्ष ये वाला है। तो ये जो अंतरानाभिकीय अक्ष है, ये इन पी कक्षकों के अक्ष के लंबवत है। देख लो आप, ये अंतरानाभिकीय अक्ष है, अंतरानाभिकीय अक्ष लंबवत है इस अक्ष के, ये बात बोल रहा है। और यहां जो अक्ष हैं अतिव्यापन के, जो अतिव्यापन कर रहे हैं, उनके जो अक्ष हैं वो एक दूसरे के क्या है, समान। तो इस प्रकार जब इन दोनों के बीच में पार्श्व अतिव्यापन होगा, और मैंने आपको ये बात तो कल ही बता दी थी कि आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि चिन्ह एक जैसा होना चाहिए, अदरवाइज अतिव्यापन नहीं हो पाएगा। तो इसके बाद जो अतिव्यापन होगा उसको आप ऐसे दिखा सकते हैं, और इसको दिखाने का एक और तरीका भी है कि ऊपर ही ऊपर अतिव्यापन हो गया और नीचे ही नीचे अतिव्यापन हो गया, इस प्रकार से। तो आप देख लीजिए, ऊपर और नीचे दो प्लेटिनुमा आवेशित अभ्र हो गए, मतलब यहां एक अतिव्यापन के बाद में बन गया और एक नीचे अतिव्यापन के बाद गया। दैट्स इट, आ गया समझ में। तो इस प्रकार से आपका कौन सा बंध बना, पाई बंध बना। अब आपको सिग्मा और पाई बंध के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है, पर ऐसे इतनी इजीली समझ में नहीं आएगा आपको, इसके लिए आपको टाइम लगेगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको ये चीज समझ में आएगी। बढ़े आगे, चलो। सिग्मा और पाई बंध की प्रबलता के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले अभी हमें खूब सारे एग्जांपल्स करने हैं, ताकि ये सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट हमको समझ में अच्छे से आ सके। अभी तक जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, उस कॉन्सेप्ट में मैं अगर 3 पॉइंट में लिखना चाहूं तो पहला पॉइंट ये है कि अगर एक के सामने जस्ट एक आ जाए, पहली बात तो
अभिविन्यास, इसको हम ओरिएंटेशन भी कहते हैं, उसका सेम होना बहुत जरूरी है। अगर अभिविन्यास ओरिएंटेशन सेम नहीं है तो बंध नहीं बनेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एक P है प्लस माइनस और उसके सामने दूसरा वाला P आ जाए माइनस प्लस, तो यहां किसी प्रकार का कोई अतिव्यापन नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई बंध नहीं बनेगा। परंतु अगर आप चाहते हैं इनके बीच में बंध बने, इनके बीच में अतिव्यापन हो, तो उसके लिए एक के प्लस को दूसरे के प्लस के सामने आना पड़ेगा, तब अतिव्यापन हो सकता है। या फिर एक के माइनस को दूसरे के माइनस के सामने आना पड़ेगा, तब अतिव्यापन हो सकता है। अतिव्यापन में भी आपने ये बात समझी कि हेड ऑन अगर हो रहा है तो वो सिग्मा है, हेड ऑन अगर हो रहा है तो वो सिग्मा है। सिग्मा एक एस और दूसरे एस के बीच में हो सकता है, सिग्मा एक एस और एक पी के बीच में हो सकता है, सिग्मा पी और पी के बीच में भी हो सकता है ना। एक बच्चा पूछ रहा है शिवा की प्लस और प्लस में अतिव्यापन क्यों होता है? बेटा प्लस और प्लस में अतिव्यापन इसलिए होता है क्योंकि एक निश्चित दिशात्मक, देखो बंध दिशा से बनते हैं, और अगर दोनों का अभिविन्यास एक जैसा नहीं है तो फिर वो अलग अलग अभिविन्यास के। जैसे होता नहीं है कि अगर अपन चाहते हैं, मेरे पास समझाने के लिए एक एग्जाम्पल होगा आपको, ये लो, जैसे मान लीजिए इसका अपने आप में एक अलग अभिविन्यास है, इसकी अपने आप में एक अलग दिशा है, इसकी अपने आप में अलग दिशा है। अगर ये दोनों इसी पर्टिकुलर दिशा में आकर के एक दूसरे से मिलेंगे तो ही इनका उत्पाद बनेगा। अगर ये इस दिशा के अलावा ऐसे आकर के मिलेंगे तो वो उत्पाद नहीं बन पाएगा जो आप चाहते हो। इसीलिए हमेशा किसी भी बंध को बनने में दिशा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए हम कहते हैं कि अभिविन्यास जो है वो बहुत ज्यादा आवश्यक है, उसके बिना आप बंध की कल्पना नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट आपने सबसे इंपॉर्टेंट ये सीखा यहां पर कि अगर पार्श्व ये आपस में मिलते हैं, इनके बीच में पार्श्व अतिव्यापन होता है, तो फिर उससे कौन सा बंध बनेगा? पाई बंध बनेगा। तीसरी बात आपने ये सीखी कि हमेशा बंध बनाने के लिए आपके कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का होना बहुत जरूरी है, और सामने वाले कक्षक में भी अयुग्मित होना चाहिए, और दोनों का चक्रण अगर विपरीत होगा उसी केस में आपका बंध बन सकता है। राइट, अब हम शुरू करते हैं एक एक एग्जाम्पल से। सबसे पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं H2 के अंदर बंध किस प्रकार का बनता है। तो एग्जाम्पल में आप सबसे पहला लेने जा रहे हैं H2। जैसे जैसे एग्जाम्पल आगे बढ़ते जाएंगे आपका कंसेप्ट और अच्छा होता जाएगा। आप ट्राई करें कि H2 में बंध किस प्रकार से बनता है, इसी कंसेप्ट की सहायता से फिर मैं आपको करके बताता हूँ। हाँ जी, ट्राई किया आप लोगों ने। अब देखो H2 का किस प्रकार बनेगा, ध्यान समझिए। एक H का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए 1s1, आराम समझना, एक बार में क्लियर हो जाएगा। फिर दूसरा एग्जांपल आपको खुद करना है। एक H का 1s1, दूसरे H का भी 1s1, अर्धभरित है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाले का इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा, दूसरे वाले का इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा, ये सामने से आएगा, ये सामने से आएगा। तो एक S एक इलेक्ट्रॉन लेकर के आया, दूसरा S विपरीत चक्रण वाला इलेक्ट्रॉन लेकर के आया, दोनों आपस में एक दूसरे से हेड ऑन ओवरलैपिंग करेंगे, अर्थात सिरेवार अतिव्यापन करेंगे, और यहाँ कौन सा बंध बनेगा? सिग्मा। तो एक हाइड्रोजन और दूसरे हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बना? सिग्मा। ये सिग्मा किसने बनवाया?
एक के 1s और दूसरे के 1s के बीच में बना आपका सिग्मा बंध। जिन बच्चों ने भी बिल्कुल इसी अप्रोच से किया था वो हाथ ऊपर करिए और फटाफट बताइए कि हाँ सर हमारी सेम अप्रोच थी, परफेक्टली हम लोगों ने इस प्रकार से ही किया था। और जिन बच्चों की अप्रोच सही थी इसका मतलब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया है। जिन बच्चों की अप्रोच सही नहीं थी आपको थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे इजी एग्जाम्पल है, सबसे सिंपल एग्जाम्पल है। अब हम आते हैं सेकेंड एग्जाम्पल के ऊपर, उसको आप ट्राई करिएगा खुद से। योर सेकेंड एग्जाम्पल इज HF, दूसरा एग्जाम्पल आपका है HF। अब हम HF को ट्राई करते हैं, HF को ट्राई करते हैं, फटाफट से जल्दी ट्राई कीजिए, क्विक। मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं, जल्दी से HF को ट्राई कीजिए, क्योंकि आप खुद से जब तक ट्राई नहीं करेंगे आपको उस टॉपिक की फीलिंग नहीं आएगी, ये बात मान के चलें। इसलिए खुद से ट्राई करना बेहद आवश्यक है। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन का नंबर 1 होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के चेक करते हैं। तो हाइड्रोजन का नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1, 1s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन खाली पड़ा हुआ है, मतलब ये अतिव्यापन में भाग ले सकता है। एक विशेष बात याद रखिएगा, अतिव्यापन के अंदर केवल बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन ही भाग ले सकते हैं, उनके अलावा कोई और भाग नहीं ले सकता। जिस भी बच्चे ने इसको बनाया है यही अप्रोच फॉलो करनी है ताकि आगे बेहतर समझ में आए। एक बच्चा बोला सर 11वीं की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कब स्टार्ट होगी? 11वीं की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑलरेडी कल से स्टार्ट हो चुकी है, शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच में, याद रखिएगा। चलिए, आज IUPAC नामकरण होगा, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक। तो 11वीं क्लास की केमिस्ट्री में सब बच्चों को बताना है शाम को 6 से 7। तो 11वीं क्लास के एक तरह से 2 चैप्टर पैरेलल चल रहे हैं, एक तो ये वाला और एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थोड़ा मैनेज कर लो, मजा आ जाएगा। फ्लोरीन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नंबर 9। तो नंबर 9 के हिसाब से लिखे हैं तो 1s2 2s2 2p5, 2s2 2p5, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p5, 1 2 3 4 5, 2p5। अब आपको बहुत अच्छे से पता है इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ये रहा, F जो F कक्षक है उसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ये रहा। पर ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलकर के तभी बंध बना सकते हैं जब उसका चक्रण इसके चक्रण के विपरीत हो। तो आपको यहां पर इसका जो चक्रण लेना पड़ेगा वो विपरीत लेना पड़ेगा, ये वाला। तो विपरीत चक्रण होने के बाद अब ये जो है इसके साथ बंध बना सकता है। एक और खास बात, ये px है, ये py है और ये क्या है, pz है। तो इस प्रकार किन 2 लोगों के बीच में अतिव्यापन हो रहा है, एक तो s के बीच में और एक p के बीच में। तो एक तो आपका s आएगा 1s का और एक p आएगा आपका 2p का, 2p तो है, और इनके बीच में अतिव्यापन होगा। एक इलेक्ट्रॉन ये लेके आएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये लेके आएगा,
और इस प्रकार इनके बीच में अतिव्यापन होगा और यहाँ पर कौन सा बंध बनेगा, यहाँ पर सिग्मा बंध बनेगा। सिग्मा बंध बोले तो कौन सा वाला, सिग्मा बंध बोले तो 1s और 2p के बीच वाला। और इस प्रकार आपका यौगिक बन करके तैयार हो जाएगा। आप कमेंट करके बताइए वो बच्चे जिनको ये कहानी समझ में आई या नहीं आई। सही है। अब जिन भी बच्चों ने इस कहानी को देखा है, यहां एक चीज है जो सवाल के रूप में आपकी आंखों के सामने आ सकती है अगर आप ध्यान दें कि भाई HF, HCl, HBr और HI, इन सब के अंदर जो पैटर्न है, जो बंध बनाने का तरीका है, वो तो सेम होगा। सोचो, बस इसकी जगह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा क्लोरीन का, बाह्यतम कोश का, उसका है 2s2 2p5, इसका होगा 3s2 3p5। इसमें 3p का इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। सामने तो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन तो सब में कॉमन है, तो हाइड्रोजन तो अपना 1s देगा। इसने दिया अपना 2p का इलेक्ट्रॉन, ये देगा अपना 3p का इलेक्ट्रॉन, ये देगा अपना 4s2 4p5 4p का इलेक्ट्रॉन, ये देगा अपना 5s2 5p5, ये अपना किसका इलेक्ट्रॉन देगा, 5p का इलेक्ट्रॉन देगा। तो कहने का मतलब ये है कि इन सब के अंदर अगर अपन ध्यान से फोकस करें तो इन सब के अंदर एक चीज बहुत ज्यादा कॉमन है, और वो चीज ये है कि सभी के अंदर S और P ही आपस में मिलने वाले हैं। हाँ, फर्क किस बात का है, इसमें 1s और 2p के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, इसमें 1s और 3p के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, इसमें 1s और 4p के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, इसमें हाइड्रोजन के 1s और आयोडीन के 5p के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। अब कौन सा सिग्मा ज्यादा मजबूत होगा, ध्यान से समझो। यहां पर 1s और 2p एक बात समझना, 2p दूर है नाभिक से, 2p से ज्यादा दूर है 3p से ज्यादा दूर है 4p से ज्यादा दूर है 5p। जितना नाभिक से दूरी बढ़ती जाएगी बंध उतना ही कमजोर होता जाएगा। इस बात को याद रखें। आप आशीष सर के कैप्सूल बना करके इस बात को याद रख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, नोट करके रख लो कि यहां पर ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है। जो बच्चा इस कॉन्सेप्ट को समझ गया उसको मजा आ जाएगा। कॉन्सेप्ट ये है कि जितना ज्यादा n कम होगा उतना नाभिक के पास होंगे, और जितना नाभिक के पास होंगे उतनी बंध ऊर्जा ज्यादा होगी। तो जैसे जैसे n का मान बढ़ता जाएगा आप नाभिक से दूर जाते जाओगे, और जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा नाभिक से दूर जाने पर आपके बंध का जो ऊर्जा है वो बंध की ऊर्जा आपकी जो है मजा नहीं आएगा। बंध सबसे मजबूत होगा इसका, उससे कमजोर इसका, उससे कमजोर इसका। ये है बंध ऊर्जा। यस सुनो, कमेंट करके बताओ समझ में आ गया। और यहां पे क्वेश्चन को एक और तरीके से घुमा के भी पूछ सकता है कि बंध लंबाई के बारे में क्या ख्याल है। बंध लंबाई बंध ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती होती है, याद रखें। अगर पास पास है, एक आया इधर से दूसरा आया इधर से, ये आपस में गुटमुट हुए, बहुत अच्छे से एक दूसरे के पास चले गए, तो बंध लंबाई क्या हो जाएगी, कम। परंतु क्योंकि दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे से पास गए हैं तो उनको तोड़ना मुश्किल होगा, मतलब बंध ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा। तो जितना ज्यादा दोनों एक दूसरे से दूर रहेंगे उतनी बंध लंबाई ज्यादा आएगी, परंतु जितना एक दूसरे से दूर रहेंगे उतना ही उस बंध को तोड़ना आसान होगा। तो सीधी सीधी बात है कि बंध ऊर्जा जिसकी ज्यादा बंध लंबाई उसकी कम, बंध लंबाई जिसकी ज्यादा बंध ऊर्जा उसकी उतनी ही कम। तो दोनों एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती हैं, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो अगर यहीं पे बंध ऊर्जा का क्रम अपन देखें तो बंध ऊर्जा में सबसे मजबूत बंध इसका है, उससे कमजोर इसका, उससे कमजोर इसका, उससे कमजोर इसका। मतलब H और I जो है वो एक दूसरे से दूर दूर है। देखो H I दोनों एक दूसरे से दूर दूर है, तो दोनों एक दूसरे से दूर दूर है। इसका मतलब यह है कि यहां पर
इनके बीच में अतिव्यापन उतना अच्छे से नहीं हो रखा है, तो बंद लंबाई HI की सबसे ज्यादा है। अगर अपन बंद लंबाई के हिसाब से इनको अरेंज करना चाहें तो बंद लंबाई में HF सबसे पास होने के कारण, HF में अतिव्यापन सबसे ज्यादा होने के कारण वो बहुत पास पास है। HF से बड़ा लंबाई होगी HCl की, HCl से बड़ी लंबाई HBr की, और सबसे बड़ी बंद लंबाई किसकी है? HI की। तो बंद लंबाई का क्रम ये है, परंतु बंद ऊर्जा का क्रम देखें तो वो बंद लंबाई के क्रम का विपरीत होगा। इसलिए एग्जाम में कौन सी चीज पूछ रहा है ये अगर आपको नहीं पता है तो भैया आप बहुत ज्यादा दुख पाने वाले हैं, फिर आपको समझने में मजा नहीं आएगा। बताइए क्लियर है यहां तक? जिस भी बच्चे को समझ में आ रहा है एक बार फटाफट कमेंट करते चलो जल्दी से, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग जल्दीबाजी नहीं कर रहे कोई भी चीज समझ। तीसरा एक और एग्जांपल लेते हैं, या आपके दिमाग के घोड़े थोड़े और खोलेगा। BF3, आपने BF3 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना रखी होगी, आपको पता होगा कि BF3 ऐसा होता है। अब इसको आणविक संयोजकता आबंध सिद्धांत से समझने की कोशिश करते हैं, इसको VBT से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स हैव अ लुक। बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप बोरॉन को पकड़ लीजिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन 5 नंबर पे आता है। नंबर 5 लीजिए और नंबर 5 लेकर के अब इसको आप ओपन करिए। तो 5 को ओपन करेंगे तो ये होगा 1s2 2s2 2p1, ये रहा बाह्यतम कोश 2s 2p में, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। ये इसकी बोरॉन की बात चल रही है, ये इसकी सामान्य अवस्था है। आराम समझना, कोई जल्दी वाली बात नहीं है। सामने कितने फ्लोरीन है? 3 फ्लोरीन है। सिंपल है, फ्लोरीन का नंबर 9 होता है। 1s2 2s2 2p5, तो 2s पूरा भरा हुआ है, 2p में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। बोरोन को सिंगल बॉन्ड बनाना है F के साथ, एक और सिंगल बॉन्ड F के साथ, एक और सिंगल बॉन्ड F के साथ। जितने बंध बनाने हैं उतने उसको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये बात तो मानते हो। सामने 3 फ्लोरीन है आपके पास और तीनों फ्लोरीन को अलग अलग बंध बनाना है, और तीनों फ्लोरीन के पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, उसको कोई दिक्कत नहीं। आराम समझना, कोई जल्दी वाली बात नहीं, आराम समझना। इस फ्लोरीन के पास अपना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है बंध बनाने के लिए, इसके पास भी है, इसके पास भी है। तीनों अलग अलग फ्लोरीन के पास अपने अपने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि तीनों अलग अलग। परंतु ये जो बोरॉन है इसको इसके साथ भी बंध बनाना है, तो इसको एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन के लिए चाहिए। इस बोरॉन को इस फ्लोरीन के साथ भी बंध बनाना है, तो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी चाहिए। इस बोरॉन को एक बंध इस F के साथ बनाना है, तो इसको एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इधर के लिए भी चाहिए। अजी तो यहां पे विचार करने वाली बात पता है क्या है? यहां पर विचार करने वाली बात यह है कि इन भाई साहब के पास तो केवल एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और बोरॉन को बंध कितने बनाने हैं? 3 बनाने हैं। इसका मतलब अब समय आ गया है जब आपको मेरे उस पॉइंट को समझना चाहिए जो पॉइंट मैंने आपको थ्योरी में लिखवाया था। अब अपन उस पॉइंट के ऊपर आते हैं। ये पढ़िए, निम्न अवस्था में किसी परमाणु के पास यदि उपयुक्त संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं हो तो परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों को उत्तेजित करके, उत्तेजित का मतलब होता है इंग्लिश में एक्साइटेड, एक्साइटेड करके सहसंयोजी बंध बना सकता है। तो अगर आपने ये पॉइंट जैसे पढ़ा था तो अब वापस से इस एग्जाम्पल पे आ जाइए। यहां पे समय आ गया समझने का। ये इसकी सामान्य अवस्था है।
आप इसको इसकी मूल अवस्था बोल सकते हैं या फिर आप इसको इसकी निम्न अवस्था बोल सकते हैं। इस अवस्था में इसके पास नहीं है 3 बंध बनाने के लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, अपने इस इलेक्ट्रॉन को यहां पर जंप करवा देगा। ये अपने इस इलेक्ट्रॉन को यहां जंप करवा देगा, उसको हम कहेंगे उत्तेजित अवस्था। और ये इलेक्ट्रॉन को जैसे ही उत्तेजित अवस्था में जंप करवाएगा, अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, और तीनों के तीनों क्या हैं, अयुग्मित है। अब कमेंट करके बताइए BF3 का स्ट्रक्चर समझ में आ गया आपको। देखो ये चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप इस चैप्टर को हल्के में लेने की गलती कर रहे हो तो ये बात मान के चलना कि ये चैप्टर आने वाले समय में आपको दुख देगा, क्लास 12th में ही परेशान करेगा, आगे फ्यूचर में कभी भी आप साइंस पढ़ोगे तब भी आपको परेशान करेगा। ये चैप्टर आपको दुखी पक्का करेगा। अगर आपने इस पर आज ध्यान नहीं दिया तो नेक्स्ट वाले टाइम में आपको दिक्कत हो सकती है। और इस चैप्टर को समझने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। अभी ये चैप्टर शुरू हुआ है, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो अपने आप में एक थ्योरी है। आने वाले समय में आपको इसके अंदर भी कोई कमी मिलेगी, फिर इस थ्योरी को भी ठीक किया जाएगा, आगे नई थ्योरी आएगी मार्केट में। बट अभी वाली थ्योरी ये कहती है कि आपके भाई साहब के पास अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है और उसको ज्यादा बंद बनाने हैं तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को आगे भेज के उत्साहित कर सकता है। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन एक फ्लोरीन के साथ में बंद बना सकता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले फ्लोरीन के साथ में बंद बना सकता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तीसरे वाले फ्लोरीन के साथ में बंद बना सकता है। तो यहां पे समझने वाली बात यह है कि ये बंध जो बन रखा है किसके बीच में बन रखा है, एस के बीच में, एस के बीच में और इसके पी के बीच में। तो यहां बंध बना हुआ है किसके बीच में, 2s के बीच में और 2p के बीच में। मान लेते हैं एक बंध ये रहा सिग्मा। उसके बाद ये जो दूसरा बंध है ये किसके बीच में बनेगा, बोरॉन के 2p और f के 2p के बीच में, राइट। दूसरा बंध बना रखा है बोरॉन के 2p और f के 2p के बीच में। तीसरा बंध किसके बीच में बना हुआ है, तीसरा बंध भी बना हुआ है ये रहा, बोरॉन के 2p और फ्लोरीन के 2p के बीच में। तो तीसरा बंध भी है बोरॉन के 2p और फ्लोरीन के 2p के बीच में। तो यहां पर यही चीज समझनी थी कि किसका बंध किसके साथ बन रहा है और कैसे बन रहा है। तो यहां पर गौर करने वाली बात बेटा ये है कि आपका जो बंध बन रहा है उसमें बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। बोरॉन के पास बंध बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन नहीं है। वापस से समझा रहा हूं, बोरॉन के पास बंध बनाने के लिए अयुग्मित 3 इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसको अयुग्मित 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। उसके पास अयुग्मित 3 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए उसने उत्तेजित अवस्था में भेजा, और उत्तेजित अवस्था में भेज करके उसने अपने 3 इलेक्ट्रॉनों को फ्री करवाया। अब जब 3 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन 2s के काम में आया। 2s के इलेक्ट्रॉन ने इसके इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर के बनाया 2s2p का पहला सिग्मा। उसके बाद इसके 2p ने दूसरे वाले f के 2p के इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर के बनाया दूसरा सिग्मा। इसके एक और 2p के इलेक्ट्रॉन ने इसके 2p के इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बनाया तीसरा सिग्मा। और इस प्रकार यहाँ पे 2s2p 2p2p और 2p2p के बीच में 3 प्रकार के सिग्मा आपको दिखाई दिए। सही है। उत्तेजित अवस्था केवल उस समय देखने को मिलेगी जब आपके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम पड़ रही हो, जब बंध ज्यादा बनाने हो और इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हो। जैसे मान लो भाई बंध उसको 3 बनाने थे, उसके पास 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं थे, तो हमको उसको उत्तेजित करना पड़ा। क्लियर, समझ में आ गया। अब एक और बात आपके दिमाग में आ सकती है ना कि सर पाई बॉन्ड क्यों नहीं बना रहे हो आप केवल सिग्मा 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 ही क्यों बना रहे हो। आपने कहा ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है। चलो हमने मान लिया कि एस और पी के बीच में हमेशा सिग्मा बनता है, तो एस और पी में तो आपने सिग्मा बना दिया। पी और पी के बीच में तो पाई बॉन्ड भी बन सकता है। हो सकता है ना भाई, एक पी ऐसे आ रहा है दूसरा पी ऐसे आ रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन गया। एक पी अगर ऐसा आएगा दूसरा पी ऐसे आएगा तो कौन सा बॉन्ड बन सकता है, पाई बॉन्ड। तो आप यहां पर सिग्मा बॉन्ड क्यों बना रहे हो, आप यहां पर पाई बॉन्ड क्यों नहीं बना रहे हो। तो मैं आपको देने जा रहा हूं अब एक गोल्डन कॉन्सेप्ट, तो उस गोल्डन कॉन्सेप्ट को याद रखें, लिख लो कि कब सिग्मा बनाना है कब पाई बनाना है। अब इसको आशीष सर के कैप्सूल भी बोल सकते हो। सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज।
अगर कहीं पर केवल सिंगल बॉन्ड है, केवल सिंगल बॉन्ड और कोई बॉन्ड नहीं है, तो वो हमेशा सिग्मा होगा। अगर किसी परमाणु के बीच में सिंगल बॉन्ड है केवल, तो वो हमेशा सिग्मा होगा। इसीलिए BF3 को आप चेक करो, बी और एफ के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड था, सिग्मा। बी और एफ के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड था, ये भी सिग्मा होगा। बी और एफ के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड था, वो भी सिग्मा। तो हमेशा बी और एफ के बीच में क्या बनेगा, सिग्मा बनेगा। दूसरी बात, ए और बी के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होगा और दूसरा बॉन्ड हमेशा पाई होगा। यस कम ऑन, बहुत बड़ी चीज सीख रहे हैं। अगर किसी ए और बी के बीच में पहला बॉन्ड बना है, केवल पहला बॉन्ड बना है, तो वो हमेशा सिग्मा होगा। अगर ए और बी के बीच में दो बॉन्ड बने हैं तो एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा, राइट। अगर ए और बी, जैसे ऑक्सीजन का एग्जांपल है, अब कल की क्लास में मैं आपको O2 बना के दिखाऊंगा, उसमें एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। अगर ए और बी के बीच में तीन बॉन्ड बने हुए हैं तो पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बनेगा और बाकी के दो हमेशा पाई होंगे। अगर किसी के बीच में तीन बॉन्ड बने हुए हैं, अगर किसी के बीच में तीन बॉन्ड बने हुए हैं तो पहला सिग्मा होगा, बाकी के दो पाई होंगे। जैसे नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन में पहला बॉन्ड सिग्मा होगा और बाकी के दो बॉन्ड पाई होंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से एक बात सीखने को मिलती है कि हमेशा दो परमाणुओं के बीच में, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको, चाहो तो आप नोट करो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो परमाणुओं के बीच में हमेशा पहला बॉन्ड सिग्मा बनता है। दो परमाणुओं के बीच में हमेशा पहला बॉन्ड सिग्मा होता है। दो परमाणुओं के बीच में हमेशा पहला बॉन्ड सिग्मा होता है और सिग्मा के बाद जितने भी बॉन्ड बनते हैं वो सारे पाई होते हैं। पहला सिग्मा दूसरा पाई, पहला सिग्मा दूसरा पाई, तीसरा भी पाई। मतलब दो परमाणुओं के बीच में केवल एक सिग्मा हो सकता है और दो परमाणुओं के बीच में सबसे पहले जो बनता है वो सिग्मा ही होता है। उसके बाद जितने बनेंगे डबल ट्रिपल, वो सारे क्या बनेंगे, पाई बनेंगे। ये मोस्ट आईएमपी चीज बता के आज की क्लास को एंड कर रहा हूं। कल की क्लास में मैं आपको लेकर के चलूंगा, वापस से BF3 के पास लेके आऊंगा। BF3 का एक बार अलग नजरिए से वापस समझाऊंगा ये चीज। उसके बाद हम आ जाएंगे O डबल बॉन्ड O पे और N ट्रिपल बॉन्ड N पे, जहां पे आप पाई बॉन्ड को भी समझोगे। और एक बात ध्यान रखना, इस चैप्टर को अगर आप सीक्वेंस में नहीं देख रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि सबसे पहले लुईस की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, फिर VBT की फर्स्ट क्लास, फिर आज VBT की सेकंड क्लास, फिर कल आएगी VBT की थर्ड क्लास, जिसमें आपको सिग्मा पाई के बारे में और पता चलेगा। फिर आ जाएगा एकदम से VSEPR, हाइब्रिडाइजेशन, संकरण, जो आपके सारे कॉन्सेप्ट हिला देगा। इसमें बहुत सी गलतियां हैं जिनको अगली थ्योरी ठीक करेगी। तो कह रहा हूं ना, अगर आपने कहीं भी सीक्वेंस तोड़ी तो उसका खामियाजा आप ही को भुगतना पड़ेगा। इसलिए जिस भी बच्चे का बैकलैग चल रहा है जल्दी से कवर करो और बिना पुरानी क्लास को देखे, बिना पुरानी क्लास को कवर किए आगे वाली क्लास में आ रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। चैप्टर हाथ से निकल जाएगा और अगर ये चैप्टर हाथ से निकल गया तो केमिस्ट्री हाथ से निकल जाएगी। और बहुत से लोग हैं यूट्यूब के ऊपर इस चैप्टर को ऐसे खटखट टाइम पास करके पढ़ा रहे हैं। वो ऐसे पढ़ा रहे हैं कि आपको परेशानी नहीं हो, आपको दिमाग नहीं लगाना पड़े, वो बस ऐसे ऊपर ऊपर से घास काट के निकल रहे हैं। पर मुझे पता है अगर इस चैप्टर को ठीक से नहीं पढ़ाया गया, लोग VBT को एक एक घंटे में खत्म कर देते हैं। हम VBT को कल आधे 40 मिनट पढ़े, आज 40 मिनट पढ़े, अभी तो VBT 40 मिनट और पढ़नी है अपन को। तो इस चैनल के ऊपर आपके कंटेंट को इस प्रकार पढ़ाया जा रहा है कि आप उसको डीप में समझो। ऊपर ऊपर से पढ़ना आप किसी और चैनल से पढ़ सकते हो, वहां समझ में आ जाएगा, अच्छा भी लगेगा, बट एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा, मार्क्स नहीं आएंगे। समझ रहे हो बात को? इसलिए मेरा हर एक कॉन्सेप्ट डीप में होता है। आपको अगर मेहनत करने की ठान रखी है, 100 में से 100 लाना चाहते हो बोर्ड के अंदर, IIT में सेलेक्ट होना चाहते हो, नीट में सेलेक्ट होना चाहते हो, तो सीक्वेंस से वीडियो देखते हो चलो। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। ये चीज जितना अच्छे से अभी समझोगे, जब इसके बाद VSEPR और हाइब्रिडाइजेशन आएगा तो यही चीज और अच्छी क्लियर हो जाएगी आपको। बस डिपेंड करता है कि ये आपका अच्छे से पढ़ाओ। अभी तो कहानी में और ट्विस्ट आएगा कि क्या इसका यही तीनों इलेक्ट्रॉन आएंगे या इलेक्ट्रॉन आगे पीछे होंगे, ये हम कल की क्लास में समझेंगे। तो कल की क्लास इसके आगे यहीं से शुरू होगी। उम्मीद करता हूं आप लोग रेगुलरली पढ़ रहे हो और सही तरीके से मेहनत कर रहे हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ाई करते रहो और इन वीडियो के सीक्वेंस में देखो, यही मेरा निवेदन है। और सीक्वेंस में देखने के बाद समझ में नहीं आए ऐसा संभव ही नहीं है, बस आपको लाइन से एक के बाद एक के बाद एक वीडियो को देखते हुए चलना है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर। अभी तक आपने बैच ज्वाइन नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है,
एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, नंबर पे कॉल कीजिए, बैच की जानकारी लीजिए और अपना बैच ज्वाइन कीजिए ताकि एक्सक्लूसिव क्लासेस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मिले और आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। बाय बाय, जय हिंद।